तो आज बच्चों हम बात करते हैं हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की दोबारा से। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय 1905 में बंगाल विभाजन बोल दो या बंग भंग के लिए जिम्मेवार था। आप सबको पता है कौन थे भाई, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का समय रहा 1899 से लेकर 1905, यानी 1899 से लेकर 1905 तक भारत के वायसराय रहे थे और 6 साल तक भारत के वायसराय रहे थे। कौन रहे थे, लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन के समय ही 20 जुलाई 1905 को किसके विभाजन की घोषणा की गई थी भाई, बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। जबकि बंगाल का विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया गया था, काला दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस मनाया गया था भाई, काला दिवस मनाया गया था। और इसी विभाजन के दौरान एक नारा भी दिया गया था, और वो नारा क्या था भाई, बंगाल एक है। किसका नारा दिया गया था, बंगाल एक है का नारा दिया गया था। और बंगाल एक है का नारा कौन से विभाजन के दौरान दिया गया था, बंगाल विभाजन के दौरान दिया गया था। और बात करना चाहूं तो यह लॉर्ड कर्जन की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती मानी जाती है। और लॉर्ड कर्जन की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती किसका विभाजन मानी जाती है, बंगाल का विभाजन मानी जाती है। क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के कितने टुकड़े कर दिए थे भाई, 2 टुकड़े कर दिए थे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो कौन थी भाई, सरोजिनी नायडू। अगर सिर्फ पहली महिला पूछे तो हमारा आंसर आएगा एनी बेसेंट। अगर भारतीय महिला पूछ ले तो आंसर आएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी भाई, 1925 में बनी थी। कौन से अधिवेशन में बनी थी भाई, कानपुर अधिवेशन में बनी थी। इसके अलावा अगर और बात करना चाहूं तो सरोजिनी नायडू ने कौन से सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। कौन से सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर भाग लिया था भाई, नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। महात्मा गांधी के 78 अनुयायियों में से एक थी। उन 78 अनुयायियों से एक कौन थी, सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू के संबंध में एक क्वेश्चन और भी आता है, किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, सरोजिनी नायडू। जो कहाँ की राज्यपाल बनी थी भाई, यूपी की राज्यपाल बनी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें भारत की क्या कहकर संबोधित किया है, कोकिला कहकर संबोधित किया है। और भारत की कोकिला किसे कहकर संबोधित किया है, सरोजिनी नायडू को। किसने कहा भाई, रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी भाई, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब आया था, 8 अगस्त 1942 को। और जबकि इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, 9 अगस्त 1942 को। इसी आंदोलन का दूसरा नाम क्या है, इसी आंदोलन का दूसरा नाम है अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई, मुंबई से हुई थी। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और दूसरे शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और गिरफ्तार करके उन्हें कहां पर नजरबंद कर दिया गया था भाई, पुणे के आगा खां पैलेस में। इसी कारण इस आंदोलन की कमान युवाओं के हाथों में आ गई थी। और अंग्रेजी सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए दमनकारी नीतियां, इन्हीं दमनकारी नीतियों के खिलाफ 10 फरवरी 1943 को महात्मा गांधी जी ने कितने दिन के उपवास की घोषणा कर दी भाई, 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया था। कौन से आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और फिर महात्मा गांधी को अंत में उनके खराब स्वास्थ्य के कारण कब रिहा कर दिया गया, 1944 में रिहा कर दिया। अरुणा आसफ अली ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। कौन से आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद बात करते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। आप सबको पता है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। पहले गोलमेज सम्मेलन का जो समय था वो था 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931।
और अगर ये बात करना चाहें कि कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए तो कितने हुए, 3 हुए। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। कहाँ पे हुआ था यह गोलमेज सम्मेलन? यह गोलमेज सम्मेलन हुआ था भाई लंदन में। इस गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इस गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। किसने की थी भाई? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और इस गोलमेज सम्मेलन में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यानी उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यानी किसने भाग नहीं लिया था? कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में पहली बार अंग्रेजों के बराबर का दर्जा दिया गया था। और अंग्रेजों के बराबर का दर्जा किसे दिया गया था भाई? भारतीयों को दिया गया था। इस गोलमेज सम्मेलन में उदारवादी दल, हिंदू महासभा, दलित वर्ग सब ने भाग लिया था। लेकिन कौन सी पार्टी ने भाग नहीं लिया था? कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया था। इसी कारण ये गोलमेज सम्मेलन कैसा साबित हुआ? फीका साबित हुआ। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किसके अंतर्गत आता है? यानी गायत्री मंत्र किसके अंतर्गत आता है? यह यूं भी पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र का वर्णन कौन से वेद में है? तो गायत्री मंत्र का वर्णन है ऋग्वेद में। और हमारा सबसे पुराना वेद भी कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में आप सबको पता है कि कितने मंडल है भाई? 10 मंडल है। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया है? गायत्री मंडल ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। कौन से मंडल में है? 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र किसकी रचना है? गायत्री मंत्र विश्वामित्र की रचना है। किसकी रचना है? विश्वामित्र की रचना है। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? गायत्री मंत्र सूर्य की पत्नी सावित्री को समर्पित है। सूर्य की पत्नी सावित्री को समर्पित है। कौन सा मंत्र समर्पित है? गायत्री मंत्र। स्कूलों में भी हम जब प्रार्थना के समय बोला जाता है, कौन सा मंत्र बोला जाता है? गायत्री मंत्र। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में। और इंग्लैंड का इस औद्योगिक क्रांति के समय प्रतिद्वंदी देश कौन सा था? जर्मनी। क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने का सबसे बड़ा कारण था उसके उपनिवेश। क्योंकि उसके पास उपनिवेश थे, इसीलिए उसके पास कच्चे माल या पूंजी की कोई कमी नहीं थी। क्योंकि कच्चा माल और पूंजी इन उपनिवेशों से आसानी से प्राप्त हो रही थी। किसे प्राप्त हो रही थी? इंग्लैंड को। इसलिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी में कहां से? इंग्लैंड से। इंग्लैंड में ही पहली बार सड़कें बनाई गई। इंग्लैंड में ही पहली बार थ्रेसर का यूज किया गया। यानी कि जो अत्याधुनिक उपकरणों की शुरुआत मानते हैं औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है, वो कहां से हुई? इंग्लैंड से हुई। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत की बात हो रही, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यूं पूछ ले स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आंसर आपका क्या आएगा? सी राजगोपालाचारी। लेकिन यहां पर स्वतंत्र भारत के सिर्फ पहले गवर्नर जनरल की बात हो रही, वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल रहे थे मार्च 1947 से लेकर जून 1948 तक। और इन्हीं के समय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कौन सा पास किया गया? 1947। के कितने टुकड़े कर दिए गए? 2। और भारत के 2 टुकड़े करके 2 नए राष्ट्रों का निर्माण किया गया। एक का नाम भारत और दूसरे का नाम क्या दिया गया? पाकिस्तान। और इस प्रकार जो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है कितने अगस्त को मनाया जाता है? 14 अगस्त को। भारत का स्वतंत्रता दिवस कितने अगस्त को मनाया जाता है? 15 अगस्त। और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल तो चुन लिए गए लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल चुन लिए गए थे मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है कि पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? किसने हराया था भाई? बाबर ने। और यह पानीपत की लड़ाई हुई थी 20 अप्रैल 1526 को। कब हुई थी? 20 अप्रैल 1526 को। और इस लड़ाई में किसकी जीत हुई थी? बाबर की। और इसी लड़ाई के साथ हिंदुस्तान से कौन से वंश का अंत हो गया था? लोधी वंश का अंत हो गया था। इसी लड़ाई के साथ हिंदुस्तान में कौन सी सल्तनत का भी अंत हो गया था? दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया था। और हिंदुस्तान में एक नए साम्राज्य की शुरुआत हुई थी, और उस साम्राज्य का क्या नाम था? मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। और बाबर ने यह लड़ाई जीतने के बाद एक चांदी का सिक्का बंटवाया था। कहां पर?
काबुल में। और ये लड़ाई जीतने के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण की थी? कलंदर की। बाबर की इस लड़ाई में जीत के मुख्य कितने कांड थे? 2। एक तो बाबर ने तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि या रूमी विधि का प्रयोग किया, जबकि सैनिकों को सजाने के लिए तुलगमा युद्ध पत्ती का प्रयोग किया। और इसी युद्ध में पहली बार हरियाणा में बारूद और तोपों का प्रयोग किया गया, और हरियाणा में पहली बार बारूद और तोपों का प्रयोग करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बाबर को। और बाबर ने फिर हिंदुस्तान में शासन किया था 1526 से लेकर 1530 तक, यानी 4 साल तक शासन किया। किसने शासन किया भाई? बाबर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन यह है, गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचन कौन सी भाषा में दी? तो गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचन कौन सी भाषा में दी? पाली भाषा में दी। और महात्मा बुद्ध ने जो ये प्रवचन दिए थे, ये उन 5 ब्राह्मणों को दिए थे जो महात्मा बुद्ध को कहाँ पे छोड़ के भाग गए थे भाई? गया में छोड़ के भाग गए थे। कहाँ पे छोड़ के भाग गए थे? गया में छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि गया वो स्थान है जहां पर किसे ज्ञान प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और महात्मा बुद्ध के उपदेश देने की, जो प्रवचन देने की प्रक्रिया का नाम है धर्म चक्कर प्रवर्तन, जबकि उसके घर छोड़ने की प्रक्रिया का नाम है महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति की घटना का नाम है संबोधि, उपदेश देने की घटना का नाम है धर्म चक्र परिवर्तन, और उनकी मृत्यु की घटना का नाम है महापरिनिर्वाण। और आप सबको पता है, गौतम बुद्ध बोल दो, सिद्धार्थ बोल दो, महात्मा बुद्ध बोल दो, ये कौन से धर्म के संस्थापक थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उसके बाद बात करते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, भारत के उस पहले प्रमुख समाचार पत्र का नाम बताइए जिसे 1780 में शुरू किया गया। उस समाचार पत्र का नाम है हिक्की का बंगाल गजट। ये जेम्स हिक्की के द्वारा इस समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी भाई? 1780 में। ये एक ऐसा समाचार पत्र था भाई, ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। यह समाचार पत्र कौन सी भाषा में छपता था भाई? अंग्रेजी भाषा में छपता था। इसीलिए जेम्स हिक्की को भारतीय पत्रकारिता का क्या कहा जाता है? पितामह भी कहा जाता है। इस समाचार पत्र को कौन सी सरकार ने बैन कर दिया था? अंग्रेजी सरकार ने बैन कर दिया था, क्योंकि इस समाचार पत्र के द्वारा अंग्रेजी सरकार की आलोचना की जाने लगी थी, और वो आलोचना अंग्रेजी सरकार से बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने बंगाल गजट को बंद करने का आदेश दे दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक युग की अनुमानित समय अवधि क्या है? वैदिक युग की अनुमानित समय अवधि है 1500 से 600 ईसा पूर्व। जो वैदिक युग का समय है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं, कितने भागों में बटा हुआ? 2। एक भाग का नाम है भाई ऋग वैदिक काल। क्या नाम है? ऋग वैदिक काल। और ऋग वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक काल का क्या समय है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरे भाग का नाम है उत्तर वैदिक काल। क्या नाम है? उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। आप इसे वैदिक युग भी बोल सकते हैं, आर्य युग भी बोल सकते हैं, वैदिक संस्कृति भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस समय के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? वेदों से मिलती है। और वेदों से इस समय हमें किसकी जानकारी मिलती है भाई? आर्यों की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? आर्यों की जानकारी मिलती है। और वेदों से जानकारी मिलने के कारण इसे कौन सा युग भी कहा गया है? वैदिक युग भी कहा गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विभाजन के समय मेव मुसलमानों को किस राजनेता ने पाकिस्तान नहीं जाने का आग्रह किया था? आप सबको पता है किसने किया था भाई? महात्मा गांधी ने। और ये मेव मुसलमान आप सबको पता है हरियाणा में ही बस गए थे। हरियाणा में उस जगह को पहले मेवात और वर्तमान में अब किस नाम से जाना जाने लगा? नूह के नाम से जाने लगा। महात्मा गांधी, जिन्हें हिंदुस्तान का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, क्या है? हिंदुस्तान का राष्ट्रपिता। इन्हें हिंदुस्तान का राष्ट्रपिता भारत सरकार ने नहीं बल्कि किसने कहा था भाई? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, और महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की गई थी, और महात्मा गांधी की हत्या की थी नथुराम गोडसे ने। महात्मा गांधी के मरने से पहले अंतिम शब्द थे हे राम।
इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? कब बनी भाई? 1912 में। अगर घोषणा पूछे भाई दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा पूछे तो आपको क्या बताना है? 1911। बनी पूछे तो आपको क्या बताना है? 1912। और दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के लिए कौन सी तारीख निश्चित हुई थी? 23 दिसंबर 1912। और इसी दिन दिल्ली प्रवेश के समय किसकी बग्घी पर बम फेंका गया था? उस समय के वायसराय की बग्घी पर बम फेंका गया था और उस समय हिंदुस्तान के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और इसी बम कांड के आरोप में बाल मुकुंद गुप्त और 3 अन्य को किसकी सजा सुनाई गई थी? भाई फांसी की सजा सुनाई गई थी। जबकि इसी मामले में मुख्य जो भूमिका रही थी वो रास बिहारी बोस की रही थी, लेकिन वो इसमें दोषी साबित नहीं हुए थे। जबकि बाल मुकुंद गुप्त और 3 अन्य को फांसी दे दी गई। किसके ऊपर? बम फेंकने के आरोप में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। जबकि इस बम के प्रभाव से बच गए थे। कौन बच गए थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल का विभाजन कब घोषित किया गया? अगर घोषित करने की बात करें तो कब किया गया भाई? 20 जुलाई 1905 को। अगर लागू करने की बात पूछे तो कब लागू हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। अगर ये पूछ ले कि बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे तो कौन थे भाई? लॉर्ड कर्जन थे। अगर ये पूछ ले कि बंगाल विभाजन का लोगों ने समर्थन किया या विरोध किया तो हमें बताना कि बंगाल विभाजन का लोगों ने विरोध किया। और बंगाल विभाजन के विरोध में ही लोगों ने हिंदुस्तान में उस समय कौन सा दिवस भी मनाया था? काला दिवस भी मनाया था। इस समय लोगों के द्वारा नारे भी दिए गए कि बंगाल एक है और राष्ट्रवादियों का विरोध भी किया गया, स्वदेशी की मांग भी उठाई गई। और ये सारे काम कौन से विभाजन के विरोध में हुए? बंगाल विभाजन के विरोध में। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज कब स्थापित हुआ? आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे की थी भाई? मुंबई में की थी। कहाँ पे की थी? मुंबई में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था भाई? विरजानंद था। उसके अलावा अगर और बात करना चाहूं तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इस समाज की स्थापना का उद्देश्य था पुनः शुद्ध रूप से वैदिक सभ्यता की स्थापना करना। पुनः शुद्ध रूप से वैदिक सभ्यता की स्थापना करने के उद्देश्य से आर्य समाज की स्थापना हुई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश में कौन से समाज के सिद्धांत दिए गए? आर्य समाज के सिद्धांत दिए गए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा भी किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद इनके विचार आगे बढ़ाने का काम किया देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और उन्होंने ही केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आर्य समाज के विचारों को आगे बढ़ाया था। इसके अलावा अगर इसमें और बात करना चाहूं तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद आर्य समाज 2 भागों में बट गया था। एक भाग आपका जो है गुरुकुल पत्ती है और दूसरा है एंग्लो वैदिक स्कूल। देवेंद्रनाथ टैगोर की जो बात मैंने कही उनका इस समाज से संबंध नहीं था, उनका संबंध था ब्रह्म समाज से। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं थी? कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी भी? लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता का समय रहा 2300 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन कौन सी धातु से परिचित थे? तांबा से परिचित थे और टीन से परिचित थे। ये लोग तांबा प्राप्त करते थे खेतड़ी राजस्थान से, जबकि टीन प्राप्त करते थे अफगानिस्तान से। और तांबा और टीन के मिश्रण से एक नई धातु का निर्माण हुआ था, उसका क्या नाम था? कांसा। इसीलिए कांस्य युग की भी सभ्यता कहा जाता है। कौन सी सभ्यता को? सिंधु घाटी सभ्यता। जो लोहा धातु से लोग परिचित हुए वो कौन से काल में हुए थे भाई? वैदिक काल में। और आप सबको पता है वैदिक काल का समय था 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि
सिंधु घाटी सभ्यता के समय मुख्य धातु आपकी तांबा और टीन है, और वैसे मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी? तांबा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भाई अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में, यानी किस तारीख को? 13 अप्रैल 1919। और कौन से दिन हुआ भाई? वैसाखी के दिन हुआ। और इस हत्याकांड का दोषी कौन था? इस हत्याकांड का दोषी था जनरल ओ डायर। देखिए उस समय पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे अमृतसर के जलियांवाला बाग में। तभी लोगों के इकट्ठा होने की सूचना एक गद्दार भारतीय हंसराज के द्वारा दे दी गई पंजाब के तत्कालीन एसपी जनरल ओ डायर ने। और जनरल ओ डायर वहां पर एक सेना की टुकड़ी लेकर पहुंच गए। आगे भारतीय सैनिकों और पीछे अंग्रेज सैनिक खड़ा कर दिया और उन्हें गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। और लगातार वो सैनिक 15 मिनट तक गोलियां चलाते रहे और 1650 उन्होंने गोलियां चलाई, जिसमें हजारों बेकसूर लोग मारे गए। और बंगाल विभाजन का पूरे भारत में विरोध किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। फिर इस हत्याकांड की जांच करने के लिए एक आयोग गठित किया गया, हंटर आयोग। हंटर आयोग ने जनरल ओ डायर को निर्दोष साबित कर दिया। फिर इस हत्याकांड का बदला लिया था सरदार उधम सिंह ने जनरल ओ डायर की ब्रिटेन में हत्या करके। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? यह शब्द थे बाल गंगाधर तिलक के। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने अपने विचार जनता तक पहुंचाने के लिए 2 समाचार पत्रों का भी सहारा लिया था, मराठा और केसरी, जिन्होंने हिंदुस्तान में एक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो आंदोलन कौन सा था? होम रूल लिंग आंदोलन। उसके अलावा अगर बात करना चाहे कांग्रेस के गर्म दल के नेताओं में एक थे, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा अगर और बात करना चाहूं तो अंग्रेजों ने इन्हें भारत में अशांति का पितामह कहा था। भारत में अंग्रेजों ने अशांति का पितामह किसे कहा? बाल गंगाधर तिलक को कहा। इसके अलावा बात करना चाहें तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका इटली के पर्यटक निकोलो कोंटी विजयनगर राज्य में किसके शासनकाल में आए थे? ये आए थे भाई देवराय प्रथम के शासनकाल में। इसका समय रहा था 1406 से लेकर 1422। ये विजयनगर आपका पड़ता है कर्नाटक में। आपने 50 का नोट देखा होगा, 50 का नोट जो वर्तमान में नया नोट चलाया गया उस पर विजयनगर की राजधानी कर्नाटक में है। वैसे विजयनगर 2 है, गुजरात में, कर्नाटक में, लेकिन यहाँ बात हो रही कर्नाटक में। निकोलो कंटिन्यू के दरबार में आए थे। विजयनगर में कुल कितने वंश हुए? 4 वंश। पहला था संगम वंश, दूसरा था सालू वंश, तीसरा था तुलु वंश, चौथा था अरावेडु वंश। विजयनगर में सबसे पहले संगम वंश की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी और उसी वंश से संबंध रखते थे। कौन भाई? देवराय प्रथम। वैसे आपको बताना चाहूं तो विजयनगर का सबसे श्रेष्ठ शासक कौन था? कृष्ण देवराय था। कौन था? कृष्ण देवराय। कृष्ण देवराय का वर्णन खुद बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भी किया है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मिट्टी से बने हल का मॉडल कहां से मिला है भाई? बनावली से मिला है। और बनावली आपको पता है हरियाणा के कौन से जिले के अंतर्गत आती? फतेहाबाद जिले के अंतर्गत आती। यहाँ पर खुदाई कब हुई थी? 1973 में हुई थी। यहाँ पर खुदाई करता का क्या नाम है? RS बिस्ट। मिट्टी से बने हल का मॉडल बोल दो या मिट्टी का खिलौना बोल दो, मिट्टी का हल के आकार का खिलौना बोल दो तो भी बात एक ही है। और यहाँ से इसके अलावा अग्नि वेदिका भी मिली है। अग्नि वेदिका यानी कि हवन कुंड भी मिला है। इसके अलावा अगर और बात करना चाहूं तो यहाँ से जल निकासी प्रणाली का क्या मिला है? अभाव मिला है। जबकि जल निकासी प्रणाली विशेषता थी कौन सी सभ्यता की? सिंधु घाटी सभ्यता की, क्योंकि बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थान है। और लेकिन यहां से उल्टा है, यहां से बनावली से अभाव मिला है जल निकासी प्रणाली का। बनावली लुप्त हो चुकी कौन सी नदी किनारे है? सरस्वती नदी किनारे है। अब बनावली के नजदीक से कौन सा नाला गुजरता है भाई? रंगोई नाला गुजरता है। इसके अलावा अगर और बात करना चाहूं तो यहाँ तारे के आकार की सड़कें मिली है जो उत्तर दक्षिण में तंग थी, पूर्व पश्चिम की तरफ खुली थी। इस तरह के भी साक्ष्य में कहां से मिली? बनावली से। तो ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है, आगे बात करेंगे अगली वीडियो में।